जय हिंद बंदे मातरम। कैसे हो आर्मी के जवानों। 2 जून फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका हो चुका है, जिसका टाइमिंग 8:30 से 9:30 था। और बच्चों के द्वारा जो जो प्रश्न मेरे पास भेजा गया है उसका आपको एनालिसिस करवाने वाले हैं। आप 1 से 50 तक कितना प्रश्न सही किए हो इस वीडियो से चेक करोगे। एवं यहाँ पर 1-2 प्रश्न छूट गया है तो वो प्रश्न आप कमेंट में बता दोगे। ठीक है, तो चलिए सारे प्रश्नों को देखते हैं जो कि 2 जून के पेपर में आपका आया हुआ था। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल जो लोथल है वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है। ये सीधे आपका करंट अफेयर से सवाल उठाया है, तो इस लेवल का प्रश्न आपके पेपर में बन रहा है। अगर आपका अगले शिफ्टों में पेपर है या अगले दिन पेपर है तो इस वीडियो में मतलब जो प्रश्न आपको बता रहे हैं जीके का उसमें सही करने का कोशिश करो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों। आप बिल्कुल सही करोगे, ये गुजरात में। अगर आप गुजरात सही करके आए हो तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहे हैं जो कि आने वाले शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लोथल पूछ दिया तो पूछ सकता है कि लोथल किस बंदरगाह के किनारे है, ये भी पूछ सकता है। और भी बहुत पूछ सकता है रावी नदी के किनारे कौन सा बंदरगाह स्थित है, ये भी। वो तो अलग बात हो गया, लेकिन अब जो पूछा जाने वाला सवाल है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। आप बिल्कुल सही करोगे, राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। जिसका क्षेत्रफल भी हो सकता है आपके पेपर में पूछ दे, तो आप याद रखोगे 3,42,239 किलोमीटर। यह संपूर्ण वीडियो उनके लिए होने वाला है जिनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। जिनका एग्जाम हो गया तो उनका तो खत्म ही है, माने कि उनका पेपर मतलब बनाए या नहीं बनाए उनका तो खत्म हो गया। लेकिन अगर आपका पेपर है तो इस वीडियो को पूरा देखो और जवाब देते चलिएगा। ठीक है ना, चलिए, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ आप एग्जाम से लड़ सकते हो। देखिए ये जो सवाल है ये 1 जून के भी पेपर में पूछा था और 2 जून के भी पेपर में पूछ दिया गया है। ठीक है, मतलब संविधान से एक प्रश्न 2 प्रश्न बन रहा है, पहले यहां से पकड़ना सीखो। ठीक है, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 1 जून पेपर 2 जून के पेपर में। ठीक है, बिल्कुल सही करोगे साथियों। अनुच्छेद 44 जो कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अगर आपको ऐसे नहीं याद होगा, समान यानी बराबर, तो 44 बराबर है ना, दोनों बराबर है 4-4। तो यहां से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है समान नागरिकता संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। अब हम आपको अगले शिफ्टों में आने वाले सवाल बताते हैं साथियों जो कि सीधे आपके पेपर में बनेंगे। जैसे में और भी बना जाता है कि संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। आप बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 32 को। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को आप याद रखोगे। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हुबहू यही सवाल बनेगा। साथ में यह भी याद रखोगे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं साथियों, 395 अनुच्छेद हैं। और कमेंट करके आप लोग बता दोगे आपका परीक्षा तिथि एग्जाम डेट कब पड़ा है, ताकि मैं आपको ओरिजिनल पेपर करवा सकूं। ठीक है, कमेंट में एक बार बताइएगा आपका एग्जाम तिथि 1 से 8 जून के बीच में आपका कब है। तो यहाँ तो 2 तारीख तक तो आपका खत्म हो गया, तो अब 2 के बाद ही आपका पेपर होगा, कमेंट में बताइएगा। प्रसिद्ध खिलाड़ी मतलब खेल से भी एक प्रश्न आपके पेपर में छप गया है साथियों। प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है साथियों। प्रसिद्ध खिलाड़ी जो रोहन बोपन्ना है उसका संबंध किस खेल से बताइएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे, टेनिस से। किससे संबंधित है, टेनिस से। प्रसिद्ध खिलाड़ी रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से साथियों, टेनिस से। आप याद रखोगे, बी ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, जो कि हुबहू आपके पेपर में यही सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले शिफ्ट में भी यही सवाल देखने को मिलेगा। और भी आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल याद रख लेना है खेल से। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल है उगते हुए सूरज का देश। 1 जून के पेपर में पूछा था सबसे पहले सूर्य भारत में किस राज्य में उगता है। और यहाँ पर 2 जून के पेपर में देख सकते हैं क्या सवाल पूछ दिया, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। आप लोग जवाब दीजिएगा, अगर आपको पता है तो जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। उगते हुए सूरज का देश किनको कहेंगे साथियों, 2 जून को कहेंगे। किनको कहेंगे ओहो, 2 जून बार बार बुलाया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए, उगते हुए सूरज का देश किसको कहेंगे, जापान को कहेंगे। किसको कहेंगे साथियों, जापान को कहेंगे। आप याद रखना, आपके पेपर में आने वाले अगले शिफ्टों में है सवाल। साथ में ये भी याद रखोगे भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में। इतना आपको याद हो जाना चाहिए। आपका अगला सवाल,
सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, काठमांडू नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू नेपाल में, आप याद रखोगे। ठीक है, आपके पेपर में सवाल बनेगा। इसका स्थापना जो हुआ था 1885 ईस्वी में, इसका स्थापना हुआ था, आप याद रखोगे। सार्क का स्थापना 1885 में काठमांडू नेपाल में हुआ था। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में ये सवाल बनेगा साथियों। ठीक है ना, 1885 में। ठीक है, और पूछ सकता है इसका स्थापना कब हुआ था आपके शिफ्ट में, तो 1885 में। ठीक है, चलो 6 नंबर सवाल है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे साथियों? बिल्कुल सही करोगे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर की बात करेंगे, ये हो जाएंगे महावीर स्वामी। कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी, आप याद रखोगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर कौन हो जाएंगे? भगवान महावीर स्वामी। सी ऑप्शन आप क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे, जो कि आपके पेपर में हूबहू यही सवाल देखने को मिलेगा। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपके आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है, क्योंकि आपको रियल एनालिसिस, रियल पेपर करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और यहाँ पर जो भी नई वैकेंसी आएगी साथियों, सबसे पहले आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को दबा लोगे। आपका 7 नंबर सवाल है साथियों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा? आपका जवाब आना चाहिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा साथियों? बिल्कुल सही करोगे, अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? अरावली। ये भी सवाल पर्वत से आपके पेपर में बन रहा है, आप याद करोगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? कंचनजंगा। अगर पूरे भारत की बात, पूरे विश्व की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट, आप याद रखोगे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसका ऊंचाई 8,848 मीटर है साथियों, आप याद रखोगे। कितना है? 8,848 मीटर है। आपका आने वाला अगला सवाल है, वंदे मातरम गीत मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी सवाल ये छप सकता है, अगर आपका अगले शिफ्ट में एग्जाम है। वंदे मातरम गीत मूल रूप से किस पुस्तक से लिया गया है? आप बिल्कुल सही करोगे, आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है, आप याद रखोगे, बिल्कुल राइट होगा। इसका रचयिता कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, आप याद रखोगे। आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे, नई दिल्ली में। कहाँ में सही करोगे? नई दिल्ली में। पहला शिफ्ट जो 1 जून का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो आप ये 2 जून के पेपर में, मतलब वायुसेना, नौसेना और थल सेना से संबंधित 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं। ठीक है ना, चलो आपका 10 नंबर का सवाल है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? आपको बताना है कौन सा गैस पाया जाता है। बिल्कुल सही करोगे, नाइट्रोजन। कितना परसेंट पाया जाता है? 78%, आप याद रखोगे, आपके पेपर में हूबहू यही सवाल छपेगा, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। आपका 11 नंबर सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर, आप याद रखोगे। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस राज्य में है? आपके पेपर में अगले शिफ्ट में पूछ सकता है किस राज्य में है, आपका जवाब कमेंट में। असम में। कहाँ में? असम में, याद रखोगे, कहाँ में? असम में। ठीक है, चलो आपका आने वाला अगला सवाल, 12 नंबर आपका सवाल है, हाल ही में आयोजित हुए 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार, एक करंट अफेयर से सवाल पूछा, पुरस्कार 2024 में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? आप बिल्कुल सही करोगे, 12th फेल जो मूवी है उसको सर्वश्रेष्ठ, यानी सबसे अच्छा फिल्म का पुरस्कार दिया गया है 12th फेल मूवी को। कौन कौन बच्चे देख लिए हैं कमेंट करके बताएंगे एक बार। ठीक है, चलो आपका 13 नंबर सवाल है साथियों, गुलाम वंश का संस्थापक किन्हें माना जाता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, अगले शिफ्ट में गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, आपका अगला सवाल, 14 नंबर सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? आपको बताना है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ में स्थित है। अब बिल्कुल सही करोगे, आपके पेपर में हुबहू सवाल बनेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल करेक्टेड होगा, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आपका आने वाला अगला सवाल,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडा के लिए। आप याद रखोगे कहाँ में है, आपके पेपर में पूछ सकता है अगले शिफ्ट में, असम में। ठीक है, असम में। और भी एशियाई शेर, ये गिर राष्ट्रीय उद्यान में पूछेगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा रहता है एशियाई शेर, ये कहाँ में स्थित है? गुजरात में। अब हम लोग आते हैं साइंस का। तो आप कितना 15 में से कितना प्रश्न सही किए हो? अगर आपका अगले शिफ्ट में है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब टारगेट लेकर चलो 15 में से कम से कम 12-13 प्रश्न सही करने का, तभी आपका रिजल्ट संभव है। क्योंकि जब आप सेंटर पर जाओगे तो इतने सारे बच्चे हैं, इतना भीड़ है, आप मतलब कंपटीशन हाई लेवल का है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। ठीक है, चलो। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है साथियों? आपका जवाब कमेंट में। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? आपका जवाब आएगा सर तांबा और जास्ता। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जास्ता, तांबा और जास्ता। आप याद रखोगे, आपके पेपर में सवाल बनेगा। 2 नंबर सवाल है साथियों, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप बिल्कुल सही करोगे, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि सीधे आपके पेपर में सवाल छपेगा। वाहनों के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है, आपके पेपर में भी ये सवाल बन सकता है, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग से होता है? बताइएगा, हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग से होता है? बिल्कुल अग्नाशय से होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। आपके पेपर में ये भी सवाल छप सकता है 3 जून या 4 जून के पेपर में, क्योंकि रिपीटेड क्यों चला रहे हैं? जैसे 1 जून के जो पेपर आए तो उसमें 2 जून वाला भी पेपर आ रहा है। ठीक है ना, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल है, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठोस CO2 होता है। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। 5 नंबर आपका सवाल है, बैरोमीटर के पारे का अचानक गिरना किस बात का संकेत देता है? आपको बताना है, जो बैरोमीटर का पारा है उसका अचानक से गिरना किस बात का संकेत देता है? आप बिल्कुल सही करोगे। यह किस बात का संकेत देता है साथियों? बताइएगा, जो बैरोमीटर का पारा अचानक गिरता है तो उसका तूफान या आंधी आने का, तूफान या आंधी आने का। ठीक है, चलो। आपका अगला सवाल है, रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, विषाणु के कारण। चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु यानी वायरस के कारण। ठीक है, याद रखोगे। चेचक रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण। ठीक है, चलो। 7 नंबर सवाल क्या है? 7 नंबर सवाल है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? आपके पेपर में सवाल बनेगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, जो कि पेपर में हुबहू छपेगा। आप याद रखोगे, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। ठीक है, चलो। आपका 8 नंबर सवाल, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ठीक है, बिल्कुल सही करोगे, ऑप्शन बी। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपका आने वाला अगला सवाल, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस तत्व की आवश्यकता होती है? आपको जवाब देना है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से किस तत्व की आवश्यकता होती है साथियों? कैल्शियम और फास्फोरस का। किसका जरूरत होता है? कैल्शियम और फास्फोरस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर बिल्कुल आपको रियल पेपर शाम को करवाया जाता है। ठीक है, अगले दिनों का जो पेपर होगा, मान लो कि आपका 5 जून का पेपर है तो 4 जून के शाम में देख लीजिएगा आकर, एग्जाम क्लियर। ठीक है, चलो। आपका आने वाला अगला सवाल, 10 नंबर सवाल है साथियों, डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है? डायनेमो का मुख्य कार्य क्या होता है साथियों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो का जो मुख्य कार्य होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल, 11 नंबर सवाल है, जो कि आपके पेपर में सवाल छपेगा। सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं? सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं? आप बताइएगा, आपके पेपर में ये सवाल बनेगा। एकवा रोजिया कहते हैं जिससे अम्लराज घोला जाता है, जिसे सोना घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है, एकवा रोजिया। ऑप्शन नंबर बी।
चलो, आपका 12 नंबर सवाल है, कोशिका का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, आपके पेपर में यह सवाल बनेगा अगले शिफ्ट में, ठीक है? कोशिका का खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी। आपका आने वाला अगला सवाल, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है साथियों? बिल्कुल सही करोगे, तृतीय नियम पर। रॉकेट का उड़ना किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम पर, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। आपका आने वाला अगला सवाल, 14 नंबर सवाल, एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? आपको बताना है कि जो एलपीजी गैस होता है, सिलेंडर होता है, उसमें मुख्य रूप से कौन सा गैस भरा होता है? आप बिल्कुल सही करोगे, प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका क्या होगा? सही होगा। आपका 15 नंबर साइंस का सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है, ठीक है? यहाँ से हमने साइंस के भी 15 सवाल किए, तो यहाँ पर बताओगे अगले शिफ्ट वाले बच्चे आपका कितना इसमें सही हुआ। अब आइए यहाँ पर आइए, अब मैथ के प्रश्नों को करते हैं जो आपके पेपर में हुबहू रियली देखने को मिलेगा, ठीक है? चलो, ये सारे तो पूछे गए पहले सवाल है फर्स्ट शिफ्ट 2 जून के पेपर में, ठीक है ना? तो जो जो सवाल इंस्पेक्टेड है कि आपके अगले शिफ्ट में बनेंगे, उस सवाल आपको करवाते हैं, ठीक है? 450 में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दे, 450 कहे 450 लिख देना है, बट्टा 10%, तो 10 में मतलब कोई भी चीज 100% का, उसमें 10% का हानि होगा तो 90, गुना में आपका कितना हो जाएगा? 100, 5 बार में कटेगा, 5 में 100 से 500। चलो, आपका अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है, ठीक है? आप याद रखोगे, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 4 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिए, यहाँ पर दूसरा तरीका से इसको हम बनाना चाहेंगे, लेकिन डायरेक्ट आंसर की ट्रिक की बात करें तो जो भी संख्या सभी को आप गुना कर दो, 3 गुना 4 गुना 4, तो 16 16 48 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है? चलो, 3 नंबर आपका सवाल है कि एक किसी काम को 10 दिनों में, बी किसी काम को 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिनों में करेगा? जैसे में ये जो सवाल था, कहाँ से उठाया गया है? ये नेवी के पेपर में भी ये सवाल आया था, आर्मी के भी पेपर में आ गया है, ठीक है? तो जब भी ऐसा सवाल आए, एक किसी काम को 10 दिनों में, तो एक दिन के निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा, उसी प्रकार से उसको भी निकालेंगे तो 1/15 हो जाएगा, और दोनों मिलकर करा यानी दोनों को मिला दिए प्लस कर दिए, मिला यानी दोनों को मिला दिए प्लस। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 10 15 का एलसीएम कितना आएगा? लगभग में 30 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 30। यहाँ पर 3 प्लस में 2 होना चाहिए, 3 प्लस में 2 हो जाएगा तो 5/30, एक कटेगा 1/6 बार में, तो ये हम एक दिन के निकाले थे ना, तो इसको करेंगे तो पलटेंगे तो 6/1, यानी 6 दिनों में दोनों मिलकर एक काम को कर सकता है, ठीक है? चलो, आपका अगला सवाल है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा साथियों, ठीक है? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आपको अभाज्य संख्या पता होना चाहिए, जो संख्या एक और अपने आप से कटे, 2 3 5 7 11। अब इसको ऐड करेंगे तो 28 आएगा, बटा में 5 कट करेंगे तो 5.6, ठीक है? चलो, आपका 5 नंबर सवाल बिल्कुल सिंपल है, इसको हम नहीं बताएंगे, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है? जवाब देख लो, सवाल देख लो, ठीक है? चलो, ये भी सवाल बता चुके हैं और आपके पेपर में भी बना है, किसी संख्या का 40% बराबर 120 है, कोई संख्या एक से उसका 40%, 40/100 अब बराबर में 120, तो 40 से 120 कितने बार में? 3 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 300, ठीक है? चलो, 7 नंबर सवाल, 500 रुपया की 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? आपको ब्याज निकालना है, ब्याज वाला फॉर्मूला P गुना R गुना T/100, यानी मूलधन गुने समय गुने दर/100। मूलधन आपका 500, मूलधन कितना? 500, दर 5 और समय 3 बट्टा में 100, यहाँ करेंगे 25 25 या 75, इसका राइट आंसर। चलो, बिल्कुल सिंपल, इसका जवाब कमेंट में। ये और भी बिल्कुल सिंपल है, यदि 12 पेन का क्रयमूल्य 8 पेन के बराबर है, ठीक है? यदि 12 जो पेन है उसका क्रयमूल्य 8 पेन के बराबर है, तो विक्रयमूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है? इसको यहाँ पर थोड़ा सा लंबा सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इस सवाल को यहाँ पर हम छोड़ रहे हैं। आपका अगला सवाल, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिधि क्या होगा? तो परिधि बराबर आपका फॉर्मूला 2πr, तो 2 गुना 22/7 और गुना में आर, आर कितना? 7 से 7 खत्म, 22 44 सेंटीमीटर, ठीक है? चलो, बिल्कुल सिंपल है, आप चाल यहाँ से निकाल सकते हो। चाल वाला फॉर्मूला क्या होता है बाबू? सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं, तो ये कटेगा 15,
कितना बार में कटेगा? 9 × 5 = 45, 9 बार में कटेगा। ठीक है, 9 में 18 से गुना करके फिर इसका 4 आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आपका अगला सवाल, एक्स प्लस वाई बराबर 12, एक्स माइनस वाई बराबर 4, 4 तो एक्स का मान, तो एक्स प्लस वाई बराबर 12 और एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो एक्स का मान पूछा तो वाई से वाई खत्म, तो 2x बराबर 12 4 16, तो एक्स कितना बार में कटेगा? 8 बार में। ऑप्शन नंबर बी। चलो, एक परीक्षा पास होने के लिए 36 अंक चाहिए, 36% अंक चाहिए। एक छात्र को 130 अंक मिले और 14 अंकों से फेल हो गया, मतलब 130 अंक मिला और 14 अंक से फेल हो गया, मतलब टोटल उसको नीड है 144 अंक का। ठीक है, 44 अंक का उसको पूरा मतलब पास होने के लिए 144 अंक चाहिए, लेकिन उस बच्चा को मिला 130 अंक, तो वह 14 अंक से फेल हो गया। ये सवाल आया था यहाँ पर, मैथ गुरु से हम सवाल सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल, लघुत्तम समापवर्तक बिल्कुल सिंपल आया है, ये भी सिंपल आया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ये दोनों सवाल का जवाब आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब मैथ का टेंशन थोड़ा सा ले लो, क्योंकि हम जीके और रीजनिंग जीके और साइंस आपका क्लियर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप यहाँ से सवालों को, सारे सवालों को कवर कर सकते हो। ठीक है, इसका टेलीग्राम में इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर एक PDF डाल दिया जाएगा। जय हिंद।